एक सुंदर गांव में दो बहनें रहती थीं, कौशल्या और सुधा। सुधा का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था और उसका घर सुख साधनों से भरा था। वहीं बड़ी बहन कौशल्या अभावों में जी रही थी। सुधा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो उसने एक विशाल दावत का आयोजन किया। पूरा गांव आमंत्रित था सिवाय उसकी अपनी बड़ी बहन के। सुधा, मेहमानों का तांता लगा है। पकवानों की महक पूरे गांव में है, पर तुम्हारी बड़ी बहन कौशल्या दिखाई नहीं दे रही। तुमने उन्हें पैगाम तो भेजा था ना? अरे हाँ बिल्कुल, काम की वजह से शायद रुक गई होंगी, आती ही होंगी। आप अंदर चलिए, मैं व्यवस्था देखती हूँ। मैं उसे यहाँ बुलाकर अपना अपमान क्यों करवाऊँ? मेरी रईस सहेलियाँ उसकी गरीबी देखेंगी तो मेरी नाक कट जाएगी। अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं बताया। कौशल्या अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी गांव की औरतें वहां से गुजरी। अरे कौशल्या, तू अभी तक यही है? सुधा के घर इतना बड़ा उत्सव है, तू मौसी बनी है और तुझे खबर तक नहीं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अरे नहीं बहन, मैं बस घर का काम निपटा रही थी, अभी आती हूँ। मेरी छोटी बहन शायद खुशी में मुझे बताना भूल गई होगी। सगी बहन है, बिना बताए कैसे रह सकती है? कौशल्या, सुधा ने तुम्हें बुलाया नहीं है, ऐसे में वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। समाज क्या सोचेगा? अरे नहीं जी, वो तो मेरी छोटी बहन है, कामकाज की व्यस्तता में याद नहीं रहा होगा। मैं तो जाऊंगी। माँ, मैं भी छोटे भाई को देखने चलूंगा। कौशल्या ने अपने हाथों से बुना एक छोटा सा स्वेटर उपहार के रूप में लिया और सुधा के घर पहुंची। वहाँ की भीड़ और अमीरी देख वो डर गई। माँ, अंदर चलो ना, देखो छोटी माँ वहाँ बैठी हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बुलाया था क्या? यहाँ गांव के बड़े बड़े लोग आए हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर लोग क्या कहेंगे? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बधाई हो सुधा, मैं मौसी बन गई, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई। देख, मैं बच्चे के लिए स्वेटर लाई हूँ। मेरे बेटे के पास रेशमी कपड़े हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चुपचाप उस अंधेरे कमरे में जाकर बैठो और जब सब खाना खा लें तो पिछले रास्ते से निकल जाना। कौशल्या कमरे में रो रही थी, तभी दो औरतें वहाँ आ गईं। तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मैं सुधा की बहन। अरे नहीं, ये मेरी बहन नहीं, ये तो मेरे घर काम करने वाली है। कुछ ही दिन हुए इसे काम पर रखे। देखो तो, एक बार प्यार से क्या बात कर ली, खुद को मेरी बहन बताने लगी। निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। कौशल्या रोती हुई लौट रही थी, तभी सुधा के घर के बाहर एक प्यासा वृद्ध महात्मा आया। बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे सकती हो? भागो यहाँ से, हर रोज कोई ना कोई भीख मांगने आ जाता है। मेरे दरवाजे पर मत खड़े रहो। वही महात्मा आगे जाकर कौशल्या से मिले। कौशल्या ने उन्हें पानी पिलाया और कुटिया ले जाकर आदर से खाना खिलाया। बाबा, मेरे घर में जो रूखा सूखा था वही परोस दिया है, क्षमा करना। बेटी, तेरा दिल साफ है। ये पोटली रख ले, इसमें कुछ विशेष फल हैं। इन्हें अपने पति और बच्चे के साथ प्रसाद समझकर खाना। मदन के खेत से लौटने पर तीनों ने वे फल खाए। तभी एक अलौकिक प्रकाश फैला और उनकी पुरानी कुटिया एक भव्य स्वर्ण महल में बदल गई। उनके फटे कपड़े कीमती वस्त्राभूषणों में परिवर्तित हो गए। कौशल्या, वे वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने ईश्वर को खुश कर दिया। कुछ दिन बाद सुधा की नौकरानी चली गई। वो काम के बोझ से थक गई और कौशल्या को काम पर रखने के लिए ढूंढने निकली। वहाँ कुटिया की जगह महल देख वो सन्न रह गई। कौशल्या, ये सब कैसे हुआ? क्या तुमने मेरा भाग्य छीन लिया? नहीं सुधा, ये सब उन महात्मा का आशीर्वाद है जिन्हें तुमने पानी तक नहीं दिया था। मैं उन महात्मा को ढूंढकर अपना हक लेकर रहूंगी। सुधा एक साधु के पास गई और घमंड में उनसे बहस करने लगी। साधु उसे श्राप देने ही वाले थे कि कौशल्या वहाँ दौड़ कर आई। बाबा, मेरी छोटी बहन को क्षमा कर दीजिए। इसका छोटा बच्चा है, इस पर दया कीजिए। कौशल्या, तेरी ममता ने इसे बचा लिया। सुधा, आज भी तेरी बहन ने ही तेरा भला चाहा है। मुझे माफ कर दो दीदी, अमीरी ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आपने श्राप से बचाकर मेरी आंखें खोल दी। उठ सुधा, पुरानी बातें भूल जा। अब हम सब एक साथ खुश रहेंगे। मनुष्य के कर्म ही उसका वास्तविक भाग्य तय करते हैं। धन का घमंड नाश की ओर ले जाता है, जबकि दया और विनम्रता ईश्वर के द्वार खोलती है। पुर नामक एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला अपने बेटे किशन के साथ रहती थी। उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था।
उसका बेटा किशन बहुत ही लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत ही मेहनती और साफ दिल की थी। किशन अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसको अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था, परंतु उसमें इतनी आलस्य भरी थी कि वो अपना ज्यादातर समय सोने में गुजार देता था। माँ, ओ माँ, खाना बना के मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर बन गया हो तो जल्दी दो। किशन के इतना आवाज लगाने पर भी उसकी माँ उसे जवाब नहीं देती है। इस पर किशन अपने में ही बड़बड़ाने लगता है। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है, पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माँ के आवाज न देने पर किशन रसोई घर में पहुँच जाता है। माँ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, बस बन ही गया, पर पहले तू मुझे ये बता कि तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज एक ही सवाल पूछती हो, मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। अरे आजकल ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा है, गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। किशन अपनी माँ से अपनी नाराजगी जता के वहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद किशन नाराज होकर घर के आंगन में चारपाई पर बैठा होता है। तभी उसकी माँ दुखी होकर किशन के लिए खाना लाकर देती है। अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर कमलेश के साथ टहलने जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर किशन घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। उसकी माँ उसकी रोज की लापरवाही को देखकर चिंतित होकर सोचने लगती है। हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। भाई, अब तो फिर से शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं, कभी मुझे चैन से रहने भी दोगे कि नहीं? भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरे ही तरह गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लूँ। भाई, तू किस चीज का दुकान खोलेगा? और तू पहले ये बता कि तू दुकान चला भी पाएगा क्या? अरे क्यों नहीं चला पाऊंगा। दुकान चलाने की चिंता नहीं है, मुझे बस ये नहीं समझ रहा है कि किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। ठीक है, फिर तूने अगर दुकान खोलने की सोच ही ली है तो तू एक काम कर, तू फलों की दुकान खोल, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं है। और तू जगह की चिंता मत कर, मेरे एक चाचा के पास एक दुकान है, तू उनसे बात कर। किशन कमलेश के चाचा के पास पहुंचा। चाचा, ओ चाचा, उठना जरा, मुझे आपसे थोड़ा काम था। अरे किशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, कमलेश ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे गांव में एक फलों की दुकान खोलनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिरकार तू भी एक जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मेरे पास एक दुकान है, वो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अबे ओए निठल्ले, बहुत हो गया तेरा, अब जल्दी से हमारे पैसे लौटा दे, वरना इतना पीटेंगे कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगा। भाई इतना गुस्सा मत करो, मैं आज ही किसी भी तरह तुम लोगों के पैसे लौटा दूंगा। किशन ने डरकर अपनी माँ के गहने चुरा लिए और जमींदार के पास गया। जमींदार जी, क्या आप ये गहने अपने पास रखकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों रे किशन, उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए, मुझे फिलहाल पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं, मेरी ही किस्मत खराब है जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला। पागल हो गया है क्या? तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। तू कभी नहीं समझेगा माँ की कीमत। अरे किशन बेटा, तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह निकला रे। तू कितना बुरा बेटा है। तेरी माँ ने तेरे शराबी पिता से लड़कर तेरे लिए जमीन बचाई, दूसरों के घरों में काम किया, और तू उसे ये सिला दे रहा है। हाँ चाचा, आप सही बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चाचा जी, मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। अब मैं माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे गहने भी वापस लाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तू समझा आखिर। तुझे जो भी कमाना है वो यही मेरे पास रहकर कमाना, उसी में मैं खुश रहूं।